पूरी दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन में विश्व कल्याण की बात नहीं कही गई है, संविधान के आर्टिकल 51 में विश्व कल्याण की बात कही गई है। इसमें कहा गया है सरकार की ड्यूटी है विश्व शांति के लिए प्रयास करे। धर्म की जय हो तब होगी जब धर्म क्या है अधर्म क्या है ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में आएगा। अधर्म का नाश तब होगा जब कानून व्यवस्था सठे साठ्यम समाचरे सिद्धांत के अनुसार होगी। प्राणियों में सद्भावना तब होगी जब फिर से हमारी वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू किया जाए। और विश्व कल्याण तब होगा जब एक व्यापार नीति हो, एक रोजगार की नीति हो, एक व्यापार संहिता हो। ऐसे व्यापार पे कंप्लीट प्रतिबंध लगाया जाए जो मानवता के खिलाफ है, भारतीय संस्कारों के खिलाफ है। भाई हुक्का बार खोलना, इससे कोई लाभ है क्या भारत को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय परंपरा को? डांस बार से कोई लाभ है? बियर बार से कोई लाभ है? सुट्टा बार से कोई लाभ है? पता नहीं कैसे कैसे बार खोलते रहते हैं जिससे अशांति फैलती है। अल्टीमेटली जब अशांति फैलती है तो लोग पुलिस को गाली देते हैं कि देखो तो शांति स्थापित नहीं कर पा रहे। अशांति फैलवा कौन रहा है? जो लाइसेंस दे रहा है। और गजब का पाखंड चल रहा है। एक डिपार्टमेंट शराब खोलने की फैक्ट्री लाइसेंस देता है, दूसरा डिपार्टमेंट शराब बेचने का लाइसेंस देता है, तीसरा डिपार्टमेंट प्रचार करता है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कैसा मिला जुला खेल देखिए जरा। एक डिपार्टमेंट शराब खुलवा रहा है, फैक्ट्री खुलवा रहा है, दूसरा डिपार्टमेंट बियर बार, हुक्का बार, ठुक्का बार, सुट्टा बार, पता नहीं कौन कौन से बार का लाइसेंस दे रहा है, तीसरा डिपार्टमेंट कह रहा है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और चौथा डिपार्टमेंट पुलिस वाला पकड़ पकड़ के ठोक ठोक के उसका थाने में डाल रहा है कि शराब पी के गाड़ी चला रहे भाई तुम्हारा चला दो। जनता को आज तक समझ में नहीं आया। अरे भैया कहते नहीं न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। शराब का लाइसेंस फैक्ट्री बंद करवा दो, सारा सिस्टम ही खत्म। जैसे एक एड प्रचार चल रहा है, वो प्लास्टिक क्या कहते हैं, कौन सा प्लास्टिक बंद होना चाहिए? हाँ, अरे वो प्लास्टिक की फैक्ट्री बंद करवा दो, अपने आप बंद हो जाएगा। काहे जनता को कह रहे हो प्लास्टिक, ये रीयूज वाला प्लास्टिक बंद करो बंद करो बंद करो। बनवा कौन रहा है? बेचवा कौन रहा है? और जनता को बोल रहे हैं नहीं नहीं इसको यूज मत करो। यूज नहीं करेंगे तो किसके लिए बन रहा है? वो पाकिस्तान वालों के लिए बन रहा है क्या, या बांग्लादेश वालों के लिए बन रहा है? मैं आप लोगों से चर्चा करने के इसलिए कह रहा हूं, इस पे बोलना शुरू करिए, लिखना शुरू करिए, नहीं तो इसी खेल में फंसे रह जाएंगे। कैसे कैसे करप्शन को डिजाइन किया जाता है। ट्रेन में पहले टेम्परेचर डाउन कर दिया जाता है एसी के कोच का, जिससे आपको ठंडी लगे, फिर आपको कंबल दिया जाता है, कंबल ओढ़ लो। अरे भैया ट्रेन का टेम्परेचर बढ़ा दो, 25 डिग्री कर दो, काहे 18 रखे हो? बिजली भी बचेगी, कंबल भी बचेगा। और पूरी दुनिया में कंबल कहीं और नहीं दिया था, केवल भारत में दिया जाता है। कुछ दिन पहले तक पाकिस्तान में देते थे, लेकिन पाकिस्तान वाले चोरी करके घर लेके चले जाते थे कंबल, तो उन्होंने कंबल देने बंद कर दिया। पाकिस्तान में कंबल केवल इसलिए बंद हो गया कि जब लोग उतरते थे तो अपनी अटैची में कंबल भी ले जाते थे। एफआईआर कर करके दुखी हो गए, समझ में आ गया एफआईआर करने से, तो उन्होंने क्या बोले अब केवल चद्दर ही मिलेगा, बाकी कंबल मिलेगा ही नहीं। हमारे देश में पहले 18-20 डिग्री कोच का टेम्परेचर कर देंगे, फिर आपको कंबल दे देंगे, उसके बाद फिर जानते क्यों कंबल देते हैं? क्योंकि चद्दर 100 रुपए का मिलता है, कंबल 1000 का मिलता है। चद्दर खरीदने पे जो 20% कमीशन थोड़ा कम पड़ता है, कंबल खरीदने पे 20% थोड़ा ज्यादा आता है। चद्दर की धुलाई 10 रुपए है तो उसका 20% 2 रुपए हुआ। कंबल की धुलाई 100 रुपए है, उसका 20% 200 रुपए हुआ। तो धुलाई में भी अच्छा आता है, खरीदने में भी अच्छा आता है। आवाज ही नहीं उठाते।
भारत की जनता पता कैसी हो गई? हाथी हो गई है। हाथी का बच्चा जब छोटा होता है बड़ा पावरफुल होता है, तो उसको क्या करते हैं, लोहे की मोटी चेन से बांध दिया जाता है। वो तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तोड़ नहीं पाता क्योंकि लोहे की चेन होती है। और जैसे ही महावत को समझ में आ जाता है कि मानसिक रूप से भी ये गुलाम हो चुका है, अब ये तोड़ेगा नहीं, तो लोहे की चेन हटा के उसको पतली वाली रस्सी वाली चेन बांध दी जाती है। आप कभी ध्यान से देखना, हाथी का जो बच्चा होता है उसको लोहे की चेन से बांधा जाता है, और जब हाथी बड़ा होता है तो उसको पतली सी रस्सी से बांधा जाता है। फिर भी वो तोड़ता नहीं, भागता नहीं कभी तोड़ के। क्यों? क्योंकि बचपन में वो मानसिक गुलाम हो चुका है। हम लोग भी मानसिक गुलाम हो चुके हैं, या तो पार्टियों के गुलाम हो गए, या नेताओं के गुलाम हो गए, दल गुलाम हो गए, भगवान जाने काय के गुलाम हो चुके हैं, लेकिन गुलाम हो गए। जिन चीजों की जरूरत है उसके लिए चर्चा नहीं करते। नशे के कारण हमारी पूरी पीढ़ी बर्बाद हो रही है। मतलब संस्कृति जो जार नष्ट हो रही है वो तो हो ही रही है, सनातन धर्म जो नष्ट हो रहा है वो तो हो ही रहा है। लड़के पूरी तरीके से शारीरिक रूप से अक्षम होते चले जा रहे हैं। और मैं तो पिछले 2-3 साल में देख रहा हूं कि जो बीमारी मुंबई में थी और दिल्ली में थी, आपके मध्य प्रदेश में पहुंच गई। आपके मध्य प्रदेश में पहले नशा कम था, अश्लीलता कम थी, जैसी हरकतें वहां के ट्रेन में होती थी ऐसा इंदौर में नहीं होता था। कल ही मैं फ्लाइट से उतरा, जो मैं मुंबई देखता था, देखा मैंने उधर भी इंदौर में कहीं हो रहा था। यह नशे का दुष्परिणाम है। फायदा किसको हो रहा है? चंद लोगों को फायदा हो रहा है। नशा मुक्ति को केंद्र खुलवाना जरूरी है, नशे के खिलाफ कठोर कानून बनाना जरूरी है। हम नशा मुक्ति केंद्र खुलवा रहे हैं, लेकिन नशा तस्करों को फांसी देने, उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, उनकी नागरिकता खत्म करने के लिए कानून नहीं बना रहे। अभी 6 महीने पहले सिंगापुर में एक व्यक्ति के पास 900 ग्राम गांजा मिला, मात्र 900 ग्राम, सीधे उठा के फांसी दे दिया। अब सिंगापुर में कोई गांजा लेके घूमेगा स्कूल के आसपास, कॉलेज के आसपास? नहीं। आप इसको समझने की कोशिश करिए। जैसे हम परमाणु बम बनाते हैं, चलाने के लिए या डराने के लिए? जोर से बोलिए जरा। परमाणु बम कहां चलाते हैं? एक बार हिरोशिमा नागासाकी चला, उसके बाद कहां चल रहा है? सबने बना के रखा हुआ है, हमने भी बनाया है, अमेरिका के पास भी है, रूस के पास भी है, फ्रांस के पास भी है। इतने दिन से यूक्रेन रूस वार हो रहा, परमाणु बम चला गया। परमाणु बम केवल दिखाने के लिए, डराने के लिए बनाया जाता है। हमने अग्नि बना लिया, ब्रह्मोस बना लिया, रोज रोज चलाने के लिए थोड़ी बनाया। हां, कभी इमरजेंसी में जरूरत पड़ी तो चलाएंगे, लेकिन किस लिए बनाया? डराने के लिए। ऐसे जो कठोर कानून बनाया जाता है, रोज रोज चलाने के लिए नहीं, रोज सबको फांसी देने के लिए नहीं, यह डराने के लिए बनाया जाता है। और मैं फिर कह रहा हूं, कानून का परिणाम, वही व्यक्ति सामान्य ट्रेन में चलता है, उसका अलग बिहेवियर होता है, मूंगफली खा के छिलका वहीं फेंक देता है। वही व्यक्ति जब मेट्रो में चलता है उसका अलग बिहेवियर होता है। वही व्यक्ति जब फ्लाइट में चलता है उसका अलग बिहेवियर होता है। बिहेवियर अलग अलग बदल कैसे जाता है? व्यक्ति तो वही है, क्योंकि तीनों जगह अलग अलग नियम कानून है, तीनों जगह अलग अलग दंड व्यवस्था है। इसलिए अगर राम राज्य स्थापित करना है तो समाज जितना जागृत हो, समाज जितना सहयोग करे, वो तो अब आवश्यक है, लेकिन उससे ज्यादा है नियम कानूनों को बदला जाए। और नियम कानून को बदलने में कोई बहुत खर्चा नहीं आता। भाई, अपना घर बनाना होता है तो 4 आर्किटेक्ट से बात करते हैं। अपना घर बनाना होता तो आस पड़ोस के मोहल्ले में जाके देखते हैं किसका कैसा घर बना हुआ है। कोई आंख बंद करके घर बनाता है क्या अपना? गांव का गरीब आदमी, किसान भी अपना घर बनाता है तो भी जाके 4 आदमी का घर देख के आता है। मिस्त्री को 4 आदमी का घर दिखाएगा और फिर कहेगा देखो भी ऐसा घर बनाना, इन चारों से हमारा बढ़िया होना चाहिए। पता नहीं हमने कानून के निर्माण में यह प्रक्रिया क्यों नहीं फॉलो किया।
कि जब कानून हम बना रहे हैं किसी विषय पे, चाहे नशा तस्करी के खिलाफ बना रहे हैं, मानव तस्करी के खिलाफ बना रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ बना रहे हैं, कालाधन के खिलाफ बना रहे हैं, हवाला के खिलाफ बना रहे हैं, आतंकवाद के खिलाफ बना रहे हैं, जिसके भी खिलाफ बना रहे हैं, तो एक बार देखें तो कि इधर जापान में क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है, फ्रांस में क्या चल रहा है, सिंगापुर में क्या चल रहा है। अगर मेरे घर का ताला बार बार टूट रहा है और सराफ साहब का ताला टूट नहीं रहा है, तो मैं सराफ साहब से पूछूंगा कि नहीं सराफ साहब आप कौन सा ताला लगाते हो, आपका टूटता नहीं, हमारे हाथ रोज ताला टूट रहा है। पूछेंगे नहीं पूछेंगे। अगर मेरे घर में बार बार बिजली का फ्यूज उड़ रहा है, विधायिका मैडम का फ्यूज नहीं उड़ता, तो मैं विधायिका मैडम से पूछूंगा नहीं पूछूंगा कि मैडम आपने ऐसा कैसी वायरिंग करवा रखी है, आपके यहां तो फ्यूज ही नहीं उड़ता। भाई ब्रह्मपुर की जनता को धन्यवाद देना पड़ेगा। कि फ्यूज की बात आई तो फ्यूज उड़ा दिया। कठोर दंड व्यवस्था का मैं आपको, स्पीडी जस्टिस सिस्टम का आपको मैं एक रिजल्ट बताता हूं। मैंने 2016 में एक पीआईएल फाइल किया कि माननीय सांसदों और विधायकों के लिए स्पेशल कोर्ट बनाई जाए। कप्तान साहब को पता होगा एमएलए एमपी कोर्ट, आपके यहां भी बन गई होगी, मैडम को शायद नहीं आइडिया होगा, है आपका भी चल रहा है। अच्छा पूर्व विधायक के ज्यादा चल रहे हैं। हाँ। 2016 में मैंने पीआईएल फाइल किया कि सांसदों और विधायकों के लिए स्पेशल कोर्ट बनाया जाए। गगोई साहब के यहां मैटर गया, गगोई साहब बोले कि सांसदों विधायकों के लिए क्यों बनाई जाए, सबके लिए क्यों नहीं। हमने कहा सबके लिए संभव नहीं हो पाएगा, तो आप पब्लिक के लिए मत बनाओ, सर्वेंट के लिए बना दो। भाई एमएलए एमपी को पब्लिक सर्वेंट बोलते हैं ना। तो हमने कहा सेवक को ज्यादा तारीख पे तारीख नहीं मिलना चाहिए, सेवक का काम आसानी से हो जाना चाहिए, सेवक को जल्दी जल्दी इसको जो है फैसला कर दीजिए। थोड़ा कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल इशू उनको मैंने एक्सप्लेन किया कि पब्लिक सर्वेंट के लिए ये फैसिलिटीज हैं, जब हर जगह व्यवस्था विशेष है तो कोर्ट में भी कर दीजिए। 2017 में गगोई साहब ने ऑर्डर कर दिया कि पूरे देश में सांसदों और विधायकों के लिए एमएलए एमपी कोर्ट बनेगी। 1 साल लग गया वो पूरा प्रक्रिया होने में, कोर्ट स्टैब्लिश होने में, मुकदमे ट्रांसफर होने में। 2018 से कोर्ट फंक्शनल हो गई, एमएलए एमपी कोर्ट, उसको नाम ही है एमएलए एमपी कोर्ट। 2023 तक 300 सांसदों और विधायकों को सजा हो चुकी है। और ऐसे ऐसे लोगों को सजा हुई है जिनका मुकदमा सेशन कोर्ट में चलता ही नहीं था, न गवाह आने के लिए तैयार होते थे, न आईओ चार्जशीट फाइल करने के लिए तैयार होता था। और एक बार चार्जशीट फाइल भी हो गई, गवाह आ जाए तो जज साहब डर के मारे 6-6 महीने की लंबी लंबी डेट देते थे, कोशिश करते थे कि उनका 3 साल का कार्यकाल निकल जाए, अगले वाले इनका मुकदमा देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर हुआ कि एमएलए एमपी के लिए जस्टिस विद इन ईयर होगा, 1 साल में इनके मुकदमों का फैसला होगा। और 300 लोगों को सजा हुई। और कैसे कैसे लोगों को सजा हुई। अतीक अहमद को सजा हुई, उनके भाई अशरफ अहमद को सजा हुई, जिसका मुकदमा 25 साल से चल रहा था। आजम खां को सजा हुई, उसके बेटे अब्दुल्ला आजम को सजा हुई, जिसका मुकदमा 20 साल से चल रहा था। मुख्तार अंसारी को सजा हुई, उसके भाई अफजाल अंसारी को सजा हुई, जिसका मुकदमा 25 साल से चल रहा था। ऐसे ऐसे लोगों को सजा हुई जिनके मुकदमे जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज सुनते ही नहीं थे। कई बार तो चार्जशीट नहीं फाइल होती थी, फाइल होती थी आगे बढ़ते ही नहीं थे। इस एमएलए एमपी कोर्ट का एक रोचक परिणाम आया। 2019 में हमारे पास 2 लोगों का फोन आया कि बोले अश्विनी जी बहुत धन्यवाद आपको। हमने क्या हुआ? बोले हमारे टिकट मिल गया। तो
हमने कहा आपको टिकट मिल गया, इससे हमसे हमारा हमने तो कुछ किया नहीं। बोले आप ही कारण हुआ है। हम कैसे? बोले जिसको टिकट मिलने वाला था वो मना कर रहा है, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमने कहा अच्छा जी। उन्होंने बताया उसके खिलाफ 40 मुकदमे थे। तो जब जब उसको टिकट पक्का हो गया, तब तक उसको ये कहानी पता नहीं थी कि एमएलए एमपी कोर्ट बन गई है। जब टिकट उसने कंफर्म कर लिया, पार्टी में जैसी व्यवस्था होती है, सब समझदार लोग हैं, सारा काफी है, उसने करने के बाद अपने वकील को बोला, पार्टी ने बोला कि देखो भाई अब ये कंडीशन है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि हमें जो क्रिमिनल डिटेल है इसको भी हमें पब्लिश करनी होती है, पेपर में करनी होती है, न्यूज़पेपर में, चैनल पे करनी होती है, और हमें वेबसाइट पे डालनी होती है। तुम्हारा टिकट तो पक्का हो रहा है, लेकिन अपनी पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री ला के दो, हमें वेबसाइट पे डालना पड़ेगा। वो मेरी एक अलग पीआईएल थी कि सारे क्रिमिनल डिटेल वेबसाइट पे डालने हैं। तो वो अपने वकील को बोला कि जरा एफआईआर की पूरी हिस्ट्री उठा के दे दो, पार्टी अध्यक्ष जी को देना है, वो वेबसाइट पे डालना पड़ेगा। बोले साहब चुनाव मत लड़ना। वकील ने बोला, बोले क्यों? अरे बोले ऐसे आपका मुकदमा 30-40 साल चलेगा, माहौल अच्छा है, चुनाव आप जीत जाओगे, और चुनाव जीत जाओगे आपका मुकदमा एमएलए एमपी कोर्ट में चला जाएगा और 1 साल में फैसला हो जाएगा। ये 40 में से 10-12 ऐसे केस हैं जिसमें सजा पक्की है। उसने जाके पार्टी को बोला साहब ऐसा हम सेवा करेंगे, जन सेवा करेंगे, हम अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। बोले हम जन सेवा करेंगे, हम बस चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे 2 लोगों ने टिकट वापस किया। और अभी आप ध्यान देना, 2019 के पहले जितने माफिया ओफिया चुनाव लड़ चुके थे उनका तो एमएलए एमपी कोर्ट में चला गया, जो जीत चुके हैं। अदरवाइज अब 2019 के बाद माफिया एंट्री नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जीत गए, एमएलए एमपी कोर्ट में जाएगा, 1 साल के अंदर फैसला हो जाएगा। तो सबसे इंटरेस्टिंग केस हुआ, एक दिन मुझे किसी ने बताया, कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला। सन 2000 में उनके खिलाफ एक मुकदमा हुआ था बनारस में, और 2022 तक वो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था। सामान्यतया बड़े लोगों का केस ऐसे ठंडे बस्ते में रहता है। 2022 में कांग्रेस ने उनको राज्यसभा भेज दिया, और जैसे ही राज्यसभा भेजा उनका मुकदमा एमएलए एमपी कोर्ट में चला गया। उसके बाद मजिस्ट्रेट ने 15-15 दिन की 2 तारीख दिया, दोनों पे पेश नहीं हुए, नॉन अवेलेबल वारंट इशू कर दिया। पुलिस दौड़ने लग गई उनके पीछे गिरफ्तार करने के लिए, भागे हाईकोर्ट। हाईकोर्ट ने बोला कि साहब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मैं इसमें स्टे नहीं कर सकता, ये तो सुप्रीम कोर्ट का 1 साल का, आपका तो 22-23 साल से पड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट भाग के आए, बहुत बड़े दिग्गज वकील को, भूतपूर्व कानून मंत्री को एंगेज किया। भूतपूर्व कानून मंत्री खड़े हुए, एक साहब थोड़ा टाइम दिलवा दो। बोला नहीं नहीं, इसमें स्टे कैसे का, हमारा तो ऑर्डर है एमएलए एमपी का मुकदमा 1 साल में होना चाहिए, हम नहीं कर सकते कुछ। फिलहाल उनको 15 दिन का टाइम दिया कि जाओ वहां सरेंडर करो, अपनी जमानत लो, जो करना आगे करो। लेकिन अगर केवल एमएलए एमपी के लिए जस्टिस विद इन ईयर हुआ तो इतना परिणाम आया कि अब गंदे लोग, माफिया चुनाव में आने से डर रहे हैं।